दोस्तों, आज की दास्तान है एक घमंडी अमीरजादी की, जिसे अपनी दौलत और रुतबे पर इतना नाज था कि वो बाकी लोगों को इंसान ही नहीं समझती थी। उसके घर का नौकर जो हर रोज उसके ताने और अपमान झेलता था, उसकी जिंदगी नरक सी हो गई थी। मगर किस्मत का खेल देखिए, एक हादसे के बाद वही मालकिन और उसका नौकर एक सुनसान टापू पर फंस जाते हैं, जहाँ जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं था। खाने पीने की किल्लत, भूख, प्यास और बेबसी ने धीरे धीरे उस घमंडी औरत का घमंड तोड़ना शुरू कर दिया। और तभी नौकर के हाथ आ गया मौका अपने हर जुल्म का हिसाब बराबर करने का। अब हालात बदल चुके थे, क्योंकि जरूरत की सारी चाबियां उसी नौकर के पास थी। बस जरा सा रईसी वाला रुतबा दिखाने पर नौकर उसे ऐसे ऐसे सबक सिखाता, जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी एबर नाम की एक औरत से। एबर एक बड़े बिजनेसमैन टोनी की पत्नी है, जिसकी पूरी जिंदगी आलीशान पार्टियां, महंगे कपड़े और लग्जरी लाइफ में डूबी हुई है। मगर उसकी घमंडी स्वभाव की वजह से लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, और उससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए बाकी लोग बासे कीड़े मकोड़े जैसे हैं। लेकिन इस बार जब वो अपने पति और कुछ दोस्तों के साथ अपने प्राइवेट जेट से छुट्टियां मनाने ग्रीस निकलते हैं, तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह सफर उसकी जिंदगी बदलने वाला है। ग्रीस पहुंचने के बाद एवर और उसका ग्रुप समुद्र की सैर करने के लिए एक शानदार शिप किराए पर लेते हैं। जैसे ही ये सब जहाज पर पहुंचते हैं, वहां का कप्तान बार्ली और उसका स्टाफ उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। कैप्टन जब सबके साथ हाथ मिलाते हैं तो सब मुस्कुराते हैं, लेकिन एवर अपने घमंड में इतनी डूबी रहती है कि बिना हैंडशेक किए आगे निकल जाती है। ये देखकर सभी थोड़े हैरान रह जाते हैं। इसी शिप पर काम करता है जोसेफ, जो एबर की ये आकर देखकर चुप तो रहता है, लेकिन भीतर से बेहद खफा हो जाता है। वह उनका सामान उठाकर सबको उनके केबिन दिखाने लगता है। बाकी लोग तो खुश रहते हैं, मगर एबर हमेशा की तरह अपने ताने और नकचरे स्वभाव से माहौल खराब कर देता है। वो पूछती है कि यह कोई जिम नहीं है। जोसेफ मुस्कुराकर पुरानी सी साइकिल लाता है और कहता है, क्या इससे आपका काम चल जाएगा? असल में वो मजाक कर रहा था। वो तुरंत गुस्से में कहती है, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ। अगले दिन सभी लोग छोटे बोट्स में घूमने जाते हैं। बाकी लोग पानी में कूदकर मस्ती करते हैं, मगर एबर को समुद्र से डर लगता है, इसलिए वो बोट पर ही रुक जाती है। वो जबरदस्ती जोसेफ को भी वही रोक लेता है। जोसेफ धीरे से कहता है, मैडम, आपको भी उनके साथ जाकर मजा लेना चाहिए। लेकिन एबर रूखेपन से पलटकर बोलती है, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर जोसेफ के मन में और भी कड़वाहट भर जाती है, मगर मजबूरी में वो खामोश रहता है। इसके बाद सुबह एबर अपने डेक पर एक्सरसाइज कर रही होती है। वही पास में जोसेफ सफाई कर रहा था। एबर उसे देखकर फिर चिढ़ने लगती है, मानो उसकी बेइज्जती करना ही उसका शौक है। जोसेफ उसकी बातें सुनकर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद दोपहर के समय सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे स्वाद लेकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन एबर हमेशा की तरह नखरे दिखाती है। ये खाना ठंडा है, इसे तुरंत गर्म करके लाओ। ये देखकर जोसेफ के सब्र के बांध टूटने ही वाला होता है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वो पूरा खाना उठाकर एवर के सिर पर उड़ेल दे और फिर उसे उठाकर समुद्र में फेंक दे। कुछ पलों के लिए वो इस ख्याल में खो भी जाता है, मगर यह सब सिर्फ उसकी कल्पना होती है। असल में वो खुद को रोक लेता है और किचन में जाकर अपने साथियों से कहता है, ये औरत हद से ज्यादा घमंडी है। फिर कैप्टन बार्ली हंसकर जवाब देता है, जोसेफ, अमीर लोग ऐसा ही होते हैं। हमें बस चुप रहकर मुस्कुराते हुए इन लोगों की सेवा करनी पड़ती है, वरना नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। फिर कैप्टन खाना लेकर एबर के पास जाता है, लेकिन वहां भी एबर का रवैया वही रहता है। वो ताने कसते हुए कहती है, मुझे इन नौकरों से घिन आती है। इन्हें बोलो मेरी आंखों के सामने ज्यादा मत आया करे। और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। हर वक्त एबर के नखरे और रूड व्यवहार सबको परेशान करने लगते हैं, मगर सबसे ज्यादा तंग होती है जोसेफ की जिंदगी, जो अब उससे बचने के लिए अक्सर उसके सामने पड़ने से भी कतराने लगता है। एक रात जब एबर नशे में लड़खड़ा रही होती है, तो अचानक उसकी टक्कर जोसेफ से हो जाती है। वो आधी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दिन रात काम में डूबे रहते हो, क्यों ना आज मेरे साथ डांस कर लो। लेकिन जोसेफ के अंदर तो पहले से गुस्से और अपमान की आग सुलग रही थी। उसे लगता है कि एबर उसे फुसलाने की कोशिश कर रही है। वो ठंडी आवाज में जवाब देता है, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे औरत के साथ डांस नहीं करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह एबर अचानक जिद करने लगती है, उसे फिशिंग पर जाना है। जोसेफ उसे समझाता है, ये सही वक्त नहीं है, मौसम खराब होने वाला है और इतनी दूर समुद्र में जाना खतरनाक होगा। लेकिन एबर अपने आकार छोड़ने को तैयार नहीं होती। नतीजा ये होता है कि जोसेफ उसे एक मोटर बोट पर लेकर दूर निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद अचानक बोट बीच समुद्र में बंद हो जाती है। इंजन स्टार्ट करने की लाख कोशिश करने के बावजूद भी चालू नहीं होता। जब पेट्रोल चेक किया जाता है तो साफ पता चलता है कि टैंकी बिल्कुल खाली है। एबर चिल्लाकर कहती है, इसे जल्दी ठीक करो, मुझे यहाँ नहीं फंसना। जोसेफ गुस्से में पलटकर कहता है, मैंने पहले ही मना किया था।
लेकिन तुम्हारी जिद के कारण अब मैं भी यहाँ फंस गया हूँ, इसलिए शांत बैठो और किसी मदद का इंतजार करो। अब दोनों खुले समुद्र के बीच अकेले रह जाते हैं। एक रात बीत जाती है, फिर अगला दिन निकल जाता है। कोई भी मदद नहीं आती। खाने पीने की चीज भी खत्म हो चुकी होती है। भूख से तड़प रही एबर फिर भी अपने नखरे नहीं छोड़ती। वो बार बार धमकी देता है, अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकला गया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जोसेफ अंदर ही अंदर तिलमिला उठता है, मगर खुद को काबू में रखता है। तभी एबर को एक बॉक्स में गन मिलती है। जोसेफ समझाता है, ये फ्लेयर गन है, इसे तभी चलाना जब हमें कोई जहाज नजर आए। समय गुजरता है, दोनों की भूख और प्यास बढ़ती है। जोसेफ किसी तरह एक मछली पकड़कर लाता है और एबर को देता है, मगर एबर घृणा से उसे फेंक देती है। ये गंदा है, इसे मैं नहीं खा सकती। इसके बाद दूर से एक नाव नजर आती है। एबर बिना सोचे समझे फ्लेयर गन चला देती है, लेकिन गड़बड़ में गोली उनके अपनी नाव पर चल जाती है। अचानक बोट से हवा निकलने लगती है और वो आधी डूब जाती है। मजबूरन दोनों बाचे खुचे हिस्सों को पकड़कर तैरते रहते हैं। रात होती है, हालत और बिगड़ जाती है। तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। दोनों किसी तरह भीगते ठिठकते पूरी रात गुजरते हैं। सुबह होती ही उनके आंखें खुलती है और दूर किनारे पर एक आइलैंड दिखाई देता है। नई उम्मीद जागती है और दोनों किसी तरह वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे जमीन पर कदम रखते हैं, एबर फिर अपने पुराने रौब में लौट आती है। बहुत जल्द मेरा वकील तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डलवा देगा। जोसेफ ठंडी हंसी के साथ कहता है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम जैसी औरत से नफरत ही बेहतर है। अगर तुम्हें मंजूर है तो यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। अब वे दोनों इस सुनसान द्वीप पर अलग अलग रहने का फैसला करते हैं। यहाँ जिंदगी आसान नहीं थी, मगर किस्मत से जोसेफ को ऊंचाई पर एक पुरानी झोपड़ी मिल जाती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। जोसेफ उस टूटे फूटे झोपड़ी को ठीक करके रहने लायक बना लेता है। फिर झरने से पानी भरता है और मछली पकड़ने के लिए एक साधारण सा जुगाड़ तैयार करता है। दूसरी तरफ एबार इधर उधर बहुत घूमती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। थकी हारी वो चुपके से चुपचाप जोसेफ को देखती रहती है। कुछ देर बाद जोसेफ एक मछली पकड़कर लाता है और छाव में बैठकर आराम से खाने लगता है। भूख से बेहाल एबार उसके पास आती है और कहती है, मुझे भी थोड़ा खाने को दो। जोसेफ ठंडे लहजे में इनकार करता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब वक्त था तो तुमने सिर्फ अपमान दिया, अब खुद संभालो। लेकिन एबार का घमंड अब भी बाकी था। वो आकर कर बोलती है, ठीक है, मैं ये मछली खरीद लूंगी। तुम्हें पैसा चाहिए ना, ये लो, $1000। इतना ही नहीं, वो अपनी सोने की ब्रेसलेट भी उसके सामने रख देती है। जोसेफ गुस्से में ब्रेसलेट फेंक देता है और कहता है, यहाँ तुम्हारी दौलत की कोई कीमत नहीं। अगर भूख लगी है तो खुद जाकर मछली पकड़ो। एबार तिल मिलाकर उसके ऊपर मिट्टी फेंक देता है। इस बार जोसेफ का सब्र टूट जाता है। वो उसे एक थप्पड़ मारता है और गरजते हुए कहता है, अब हालात बदल चुके हैं। इस आइलैंड पर मैं मालिक हूँ और तुम मेरी नौकरानी। अगर खाना चाहिए तो मुझे मास्टर कहकर बुलाना होगा और मेरी हार बात माननी होगी। सबसे पहले जाकर मेरे सारे कपड़े धोकर सुखाओ। इसके बाद मेरा मन हुआ तो तुम्हें खाने को दूंगा। लाचार एबार गुस्से से दांत पीसते हुए भी उसके कपड़े धोते हैं और सुखाकर लाकर देते हैं। इसके बाद वो उसे पानी भरने के लिए भी भेजता है। अंत में जब एबार ये सब करती है तभी उसे थोड़ा बहुत खाना मिलता है। जिस औरत को महल जैसी जिंदगी में मामूली सी बात पर भी गुस्सा आ जाता था, वही अब भूख के सामने हार मान चुकी थी। आधा कच्चा खाना भी उसे स्वाद लगने लगा था। यही तो जोसेफ चाहता था कि एबार का घमंड पूरी तरह टूट जाए। इसके बाद रात होती ही जोसेफ झोपड़ी के अंदर आराम करने चला जाता है और एबार को बाहर सोने के लिए कहता है। एबार अंदर आने की विनती करती है तो जोसेफ कहता है, अगर अंदर सोना है तो बिस्तर मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, झोपड़ी में ज्यादा जगह नहीं। ये सुनकर एबार इनकार कर देती है और ठंडी जमीन पर ही रात बिताती है। सुबह होती ही दोनों फिर से मछली पकड़ने निकल पड़ती है। अब हालात पूरी तरह पलट चुके थे। जोसेफ का बर्ताव हर दिन और सख्त होता जा रहा था। वो सिर्फ मछलियां पकड़ता और बाकी सारा काम एबार से करवाता। जरा सा भी एटीट्यूड दिखाने पर वो उसे सख्त सजा देता। धीरे धीरे एबार मजबूरी में हर आदेश मानने लगती है। लकड़े इकट्ठा करना, कपड़े धोना, खाना पकाना अब उसका काम बन चुका था। यह तक कि एक दिन जब वो लकड़ियां लेकर लौटती है तो जोसेफ हंसते हुए कहता है, अब मुझे एक गाना सुनाओ और डांस करके दिखाओ। एबार लाचार होकर उसकी ये फरमाइश भी पूरी करती है। समय बीतते बीतते इस बिरान आइलैंड पर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोश समझौता बननी शुरू हो जाती है। नफरत और मजबूरी के बीच कहीं न कहीं एक अलग रिश्ता पनपने लगता है। और फिर एक दिन जब एबार मछलियां पका रही होती है, अचानक जोसेफ उसकी तरफ देखकर कहता है, मेरे हाथ पर किस करो। शुरुआत में एबार जोसेफ की बात मानने से इनकार कर देता है, मगर हालात ऐसे बनते हैं कि आखिरकार मजबूरी में उसे झुकना ही पड़ता है। जोसेफ जानबूझकर उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल रहा था ताकि उसका घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए और वो इंसानियत की कीमत समझ सके। अब एक वक्त ऐसा आता है कि जोसेफ एक रईस औरत को अपना नौकर बना चुका था और खुद उस पर हुकूमत कर रहा था। लेकिन एबार के भीतर गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा था।
एक दिन जब वो काम में व्यस्त थी तो जोसेफ उसे फिर तंग करने पहुंचा। बार बार की उसके हरकतों से परेशान होकर एबर अचानक गुस्से में उसकी प्राइवेट पार्ट पर जोरदार लात मारती है और भाग जाती है। जोसेफ दर्द से तिलमिला उठता है और गुस्से में उसके पीछे भागने लगता है। एबर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अब जोसेफ उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस आइलैंड से बचकर निकल पाना नामुमकिन है। कुछ दूर दौड़ने के बाद जोसेफ उसे पकड़ लेता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसने एवर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। बस उसे कसकर पकड़ा, हल्के से उसके होठों पर किस किया और छोड़ दिया। जोसेफ ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें पता चलना चाहिए कि मजबूरी में इंसान कैसा एहसास महसूस करता है। तुमने हमेशा से छोटे लोगों का दिल दुखाया है। अब वक्त है कि तुम समझो, इंसानियत पैसे और रुतबे से बरी होती है। अगर सच में बदलना चाहती हो तो अपने दिल से बदलो। असल में कहीं न कहीं जोसेफ खुद भी एवर के लिए नरम फीलिंग रखने लगा था। उसकी सजाएं सिर्फ उसे एहसास दिलाने का तरीका थी कि उसने अब तक दूसरों के साथ जो किया था वो गलत था। उस रात एवर समुद्र किनारे अकेली बैठकर सब कुछ सोचती रही। उसे एहसास हो चुका था कि जोसेफ उसके साथ कुछ भी कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुबह होते ही वो जोसेफ के पास जाती है, उसके पैरों में गिर कर माफी मांगती है। जोसेफ भी उसका दिल पिघलते देख उसे माफ कर देता है। इसके बाद दोनों मिलकर काम करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगती है। दिन गुजरते हैं और नफरत की जगह अब एक अजीब सी नजदीकी लेने लगती है। एक रात हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते और एक दूसरे से खो जाते हैं। एबर को भी एहसास हो जाता है कि अब वो सच में जोसेफ से प्यार करने लगी है। वे दोनों झोपड़ी में साथ रहने लगते हैं। तन्हाई अब उनके लिए सजा नहीं बल्कि खूबसूरत पल बन गई थी। एक दिन जोसेफ पूछ बैठता है, तुम इतनी कठोर क्यों बन गई थी? जहाज पर सबके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? एवर गहरी सांस लेकर बताती है, मेरा पति बाहर से बहुत केयरिंग लगता है, लेकिन असल में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शुरू से ही हमारे बीच कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं बन पाया। मैं अकेली थी, तनाव में थी और शायद उसी गुस्से में मैं सब पर हुकूमत करने लगी। लेकिन तुम्हारे साथ मुझे पहली बार लगा कि कोई मुझे सच में समझता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और जोसेफ तो पहले ही उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, इसलिए वो भी उसे अपनाने में देर नहीं करता। अब दोनों उस बीरान आइलैंड पर एक दूसरे के साथ सुकून ढूंढने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब एबर लकड़ी इकट्ठा करने बाहर जाती है तो दूर समुद्र में एक जहाज को गुजरते हुए देख लेते हैं। वो पहले तो मदद के लिए हाथ हिलाने लगती है, लेकिन अगले ही पल अचानक रुक जाती है। वो चुपचाप भाग खड़ी रहती है और रात को इस बारे में जोसेफ से एक भी शब्द नहीं कहती। एवर के दिल में अब डर से ज्यादा मोहब्बत घर कर चुकी थी। उसे लगता था कि अगर वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गई तो जोसेफ हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। इसलिए वो चाहती थी कि चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बस वही इस सुनसान आइलैंड पर जोसेफ के साथ रहे। एक रात उन्हें झोपड़ी के कोने में शराब की एक पुरानी बोतल मिल जाती है। दोनों पीते हैं और पूरे चांदनी रात में खुलकर डांस करते हैं। उस रात के बाद उनके रिश्ते में और भी गहराई आ जाती है। अब वे सिर्फ साथी नहीं रहे थे, बल्कि कपल की तरह एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। दिन गुजरते गए, दोनों मछलियां पकड़ते, लकड़ी इकट्ठा करते और हर लम्हे को यादगार बनाने की कोशिश करते। एबर अब खुलकर कहने लगी थी कि उसे इस आइलैंड से बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर की जिंदगी में वो सब कुछ खो सकती है, खास तौर पर जोसेफ को। लेकिन जोसेफ अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि एक दिन कोई जहाज या बोट उन्हें यहाँ से ले जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया। जब दोनों बीच पर आराम कर रहे थे तो उन्हें दूर से एक नाव दिखाई दी। जोसेफ के चेहरे पर खुशी दौड़ पड़ी। वो हाथ हिलाकर इशारा करने ही वाला था कि एबर ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, अगर हम यहाँ से चले गए तो हमारी ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जोसेफ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, प्यार किसी जगह या हालात पर नहीं टिका होता। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो चाहे हम कहीं भी रहे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आखिरकार उसने नाव वालों को इशारा कर दिया और दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया। जब वे शहर पहुंचे तो एवर का पत्नी टोनी खुद उसे रिसीव करने आया। उसने एवर को कसकर गले लगाया और जोसेफ से कहा, तुमने मेरी बीबी की जान बचाई है, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा। लेकिन जोसेफ के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वो चुपचाप वहां से निकल गया। इसके कुछ दिनों बाद जोसेफ एक क्लब में गया, जहाँ एक आदमी उसके सामने पैसे से भरा बैग रख गया। ये टोनी की तरफ से इनाम था, लेकिन जोसेफ ने गुस्से से बैग वापस धकेल दिया और बोला, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। वो आदमी बैग वही छोड़कर चला गया। इसके बाद जोसेफ ने जब बैग खोला तो अंदर ढेर सारे नोट थे। शुरुआत में उसका मन हुआ कि वो सब लौटा दे, लेकिन तभी रास्ते में एक ज्वेलरी शॉप दिख गई। बाहर रुककर उसने एवर के लिए खूबसूरत रिंग खरीदी।
अब इसका इरादा साफ था, वो एवर से हमेशा के लिए शादी करेगा। जोसेफ अकेलेपन में डूबा एवर को फोन करता है और कहता है, मैं हर पल तुम्हें मिस कर रहा हूँ, काश हम उसी आइलैंड पर रह जाते तो शायद जिंदगी और भी खूबसूरत होती। एवर की आवाज में भी दर्द छलकता है। वो कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसे मान लूंगी। बस कल सुबह मेरे जाने से पहले तुम एक खत लिखकर मेरे होटल की रिसेप्शन पर छोड़ देना, मैं जरूर ले लूंगी। जोसेफ सारी रात बैठकर खत लिखता है। उसमें लिखता है, एवर, मैं चाहता हूँ कि हम शादी करें, इस शहर और इन रिश्तों से दूर किसी नए देश में जाकर नई शुरुआत करें। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो कल पोर्ट पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो उस खत के साथ एवर के लिए खरीदी गई रिंग भी रख देता है और रिसेप्शन पर छोड़कर चला जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होने से पहले ही वो खत टोनी के हाथ लग जाता है। टोनी उसे दबा लेता है ताकि एवर तक सच्चाई पहुंच ही न पाए। एवर होटल में बैठी बेचैनी से जोसेफ के खत का इंतजार करती रहती है, लेकिन जब कुछ नहीं आता तो मजबूरी में अपने पति टोनी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। इधर टोनी रिसेप्शन स्टाफ को टिप देकर वही खत आगे बढ़ा देता है। वो खत वापस जाकर जोसेफ के हाथों में पहुंचता है। जोसेफ उसे खोलता है और दंग रह जाता है। ये तो वही खत है जो उसने खुद लिखा था, जिसमें रिंग भी रखी थी। तभी उसे एहसास होता है कि एवर ने उसका खत लौटा दिया है। टूटे दिल के साथ वो भागते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करता है, मगर देर हो चुकी होती है। उधर हेलीकॉप्टर में बैठी एवर सोच रही थी कि जोसेफ ने कभी कोई खत लिखा ही नहीं। उसके दिल में ये गलतफहमियां गहरी हो जाती है कि शायद जोसेफ ने उसे भुला दिया। इस तरह दोनों अपने अपने दर्द में जी रहे थे। एवर को लगा कि जोसेफ ने उसे छोड़ा और जोसेफ को लगा कि एवर ने उसका खत लौटा दिया। गुस्से और दर्द में जोसेफ वो रिंग समुद्र की ओर फेंक देता है। रिंग लहरों में समा जाती है और इसी के साथ उनकी मोहब्बत भी हमेशा के लिए डूब जाती है। तो दोस्तों, मोहब्बत से शुरू हुई ये कहानी आखिरकार गलतफहमियों और टोनी की चालों की वजह से अधूरी रह जाती है। आपको क्या लगता है कि इस कहानी का अंत ऐसा होना चाहिए था या फिर जोसेफ और एबर को मिल जाना चाहिए था? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए स्टे सेफ।